ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 461, एबिसल स्पाइडर को मारना, भाग 3। इवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने मिराज वायवन के साथ अपना संबंध खो दिया है। लेकिन वह जल्दी ही अपने होश में आ गया क्योंकि उसे पता था कि अब किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय नहीं है। काजिल, एबिसल स्पाइडर का ख्याल रखना। इवान ने छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया और काजिल को फिलहाल एबिसल स्पाइडर का ख्याल रखने का आदेश दिया। हर बीतते सेकंड के साथ आसपास की मकड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हालांकि उसकी छाया मरे हुए लोग हजारों मकड़ियों को मार रहे थे, लेकिन मकड़ियां बिना रुके भूमिगत से बाहर निकलती रहीं। अचानक इवान ने देखा कि सभी मकड़ियों के चारों ओर एक लाल आभा दिखाई दे रही थी। ने अपने तीखे पंजे का इस्तेमाल किया जो बिजली से ढका हुआ था ताकि बी रैंक की मकड़ी को चीर सके, लेकिन इवान हैरान रह गया क्योंकि एक के हमले से मकड़ी के शरीर पर सिर्फ एक छोटा सा पंजा का निशान रह गया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब इवान ने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि हर जगह ऐसी ही चीजें हो रही थीं और अपने शैडो अनडेड के हमलों को झेलने के बाद भी सभी सैनिक ठीक थे। कि बिजली ने एक डी जोड़ रैंक मकड़ी को मारा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डी जोड़ रैंक मकड़ी मरी नहीं और लड़ती रही। नीली मकड़ियां वैसी ही थीं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, भले ही अल्बेलू, एलिसिया और उसके दूसरे शैडो अनडेड बिना रुके हमला कर रहे थे। जल्द ही वह और उसके शैडो अनडेड नुकसान में पड़ने लगे क्योंकि मकड़ियां आती रहीं और उनके खिलाफ उसके शैडो अनडेड के हमले बेकार थे। यहाँ क्या चल रहा है? इवान हैरान होकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया जब उसने देखा कि उसके शीर्ष रैंक शैडो अनडेड के हमलों को झेलने के बाद भी एफ रैंक की मकड़ियां ठीक थीं। डेथ रिंग। इवान ने डेथ रिंग को सक्रिय किया और डेथ एसेंस से भरी एक घूमती हुई काली अंगूठी ने एक पल में 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। वर्तमान में मकड़ियां अंतहीन थीं और एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थीं, इसलिए डेथ रिंग द्वारा कवर किया गया 3 किलोमीटर का क्षेत्र बहुत छोटा था और यह 5000 मकड़ियों को भी निगलने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा अधिकांश मकड़ियां भूमिगत थीं और डेथ रिंग जमीन से गुजरकर उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। लेकिन इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि कितनी मकड़ियां प्रभावित हुईं क्योंकि वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या उनकी डेथ रिंग उनके खिलाफ उपयोगी है। और परिणाम देखने के बाद वह और भी हैरान रह गया। डेथ रिंग के अंदर मौजूद मकड़ियां डेथ रिंग के प्रभाव के कारण अपनी जीवन शक्ति खो रही थीं, लेकिन पहले के विपरीत मकड़ियां जो जीवन शक्ति खो रही थीं वह इतनी कम थी कि उसे इसका कोई मतलब नहीं था। इवान ने उन मकड़ियों से लड़ने के लिए पावर ऑरा और सोनिक रेजोनेंस का इस्तेमाल किया जो उस पर झपट रही थीं, लेकिन उसके मुक्के जो आसानी से ए रैंक के शिकारियों को भी मार सकते थे, मकड़ियों के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। उसने जिन मकड़ियों पर मुक्का मारा वे सभी उड़ गईं, लेकिन वे एक बार फिर उस पर ऐसे टूट पड़ीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही मकड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसके शैडो अनडेड उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। मकड़ियां भूखे जानवरों की तरह थीं जिन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी और वे बस उसे और उसके शैडो अनडेड को चीरना चाहती थीं। हालांकि मकड़ियां उसके शैडो अनडेड से कमज़ोर थीं, फिर भी उसके शैडो अनडेड उन्हें मार पाने में असमर्थ होने के कारण नुकसान में थे। हजारों मकड़ियों ने प्रत्येक शैडो अनडेड को निशाना बनाया, उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और अपने तीखे पैरों, मुंह और हर उस चीज़ का इस्तेमाल किया जो उनके पास शैडो अनडेड को मारने के लिए थी। जल्द ही इवान के शैडो अनडेड खोने लगे और उसे मैना का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से बुलाना पड़ा। काजिल भी एबिसल स्पाइडर के खिलाफ पूरी तरह से नुकसान में था क्योंकि कई अन्य उच्च रैंकिंग वाली मकड़ियां एबिसल स्पाइडर की मदद कर रही थीं। इवान ने सभी मकड़ियों के चारों ओर लाल आभा को देखा और अनुमान लगाया कि मकड़ियों की असामान्यता इससे संबंधित थी। और ठीक है, अचानक उसे कुछ सूझा और उसने अपनी शैडो इंद्रियों का इस्तेमाल किया। अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसने मकड़ियों के एक जोड़ रैंक छाया मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश की जिन्हें उसने पहले बनाया था। उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है न? इवान ने मन ही मन बड़बड़ाया और जल्दी से उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एबिसल स्पाइडर के पुराने गुर्गों ने जल्दी से उसे बताया कि उनके हमलों के बाद भी मकड़ियां क्यों नहीं मर रही थीं। मकड़ियों के एक जोड़ रैंक छाया मरे हुए लोगों के अनुसार एबिसल स्पाइडर के पास लाइफ चेन नामक एक कौशल है। इस कौशल का उपयोग करके एबिसल स्पाइडर अपने अधीन सभी मकड़ियों की जीवन शक्ति को जोड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर इवान ने एक मकड़ी पर हमला किया तो उस हमले का नुकसान एबिसल मकड़ी के अधीन सभी मकड़ियों द्वारा साझा किया जाएगा। एबिसल स्पाइडर के अधीन लगभग 5 मिलियन मकड़ियां थीं और वर्तमान में उनकी जीवन शक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करे और एक शक्तिशाली हमला करे, लेकिन एक भी मकड़ी को मारना लगभग असंभव होगा क्योंकि उस हमले का नुकसान 5 मिलियन मकड़ियों द्वारा साझा किया जाएगा जिससे ये बेकार हो जाएगा। अपने छाया मकड़ियों से कौशल के विवरण जानने के बाद इवान हैरान होकर एबिसल स्पाइडर को देखने से खुद को रोक नहीं सका।
ये कमीना केंद्रीय शहर पर हमला करने की योजना बना रहा था और अगर इसने शहर पर हमला करते समय इस लाइफ चेन कौशल का इस्तेमाल किया। इवान ने बड़बड़ाया और खुद को कांपने से नहीं रोक सका। केंद्रीय शहर के अधिकारियों के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, अन्यथा एबिसल स्पाइडर के लिए बिना किसी को सचेत किए अपने अधीन मकड़ियों की संख्या बढ़ाना असंभव होता, इवान ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने कुछ मकड़ियों को मुक्का मारकर भगा दिया जो उस पर कूद पड़ी थीं। उसने अपने चारों ओर मकड़ियों के समुद्र को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के बाद भी वह एक भी मकड़ी को मारने में सक्षम नहीं था। जैसे ही स्थिति हाथ से निकल रही थी, इवान के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी स्थिति विंडो को देखा और दो कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, आशा करते हैं कि यह पर्याप्त होगा, इवान ने मन ही मन सोचा और अपने आसपास मौजूद सभी मकड़ियों को उड़ाने के लिए हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया। अध्याय 462 एबिसल स्पाइडर को मारना भाग 4। हालांकि लाइफ चेन कौशल काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें एक घातक दोष था। मान लीजिए कि 10 मकड़ियां हैं जो लाइफ चेन कौशल के जरिए जुड़ी हुई हैं और उनमें से हर एक के पास 100 एचपी पॉइंट हैं। अगर इवान 10 मकड़ियों में से किसी एक पर हमला करता है और एक ही हमले में 100 नुकसान पहुंचाता है, तो वह नुकसान लाइफ चेन के कारण 10 मकड़ियों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और हर मकड़ी को 10 पॉइंट का नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्या होगा अगर इवान के हमले से 100 की बजाय 1000 पॉइंट का नुकसान पहुंचे? अगर उसका हमला 1000 पॉइंट का नुकसान पहुंचाता है तो सभी 10 मकड़ियों को 100 पॉइंट का नुकसान पहुंचेगा, और चूंकि उनका एचपी 100 है, इसलिए वे सभी अपना एचपी खोने के कारण मर जाएंगे। इवान को सभी मकड़ियों पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक मकड़ी को निशाना बनाना है और उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है और वह उन सभी मकड़ियों को बिना हमला किए मार सकेगा। इस बात के बारे में सोचते हुए इवान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने हवा के साथ छेड़छाड़ की और एक बवंडर ने उसके आसपास की सभी मकड़ियों को उड़ा दिया। मकड़ियों को उड़ाने के बाद इवान ने चारों ओर देखा और एक एफ रैंक मकड़ी को पकड़ लिया जो उसके पैर को काटने की कोशिश कर रही थी। एफ रैंक मकड़ी सिर्फ एक फुटबॉल के आकार की थी, इसलिए इवान के लिए इसे एक हाथ से पकड़ना मुश्किल नहीं था। उसने मकड़ी को रोकने के लिए हवा के साथ छेड़छाड़ की और अपने पंख फड़फड़ाए आकाश की ओर उड़ गया। यहाँ से चले जाओ, इवान ने वेलेरी और अन्य को ले जा रहे दो वाइवन और एरियल को देखा और गहरी आवाज़ में कहा। इवान की बात सुनकर दोनों वाइवन और एरियल ने हमला करना बंद कर दिया और वहां से उड़ गए। उनके जाने के बाद इवान ने अपने हाथ में मकड़ी को देखा और मुस्कुराया। उसने उसे हवा में उछाला और हवा के साथ छेड़छाड़ की ताकि वह नीचे न गिरे। एफ रैंक मकड़ी गुस्से में चिल्लाई, लेकिन वह खुद को मुक्त नहीं कर पाए। एबिसल स्पाइडर ने देखा कि इवान कुछ कर रहा था, लेकिन उसके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि हालांकि काजिल को अन्य मकड़ियों द्वारा पीछे धकेला जा रहा था, फिर भी वह कुछ हद तक उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम था। मेरी रक्षा करो, इवान ने शेष वाइवन को आदेश दिया और गहरी सांस ली। उसने अपने नीचे मकड़ियों के समुद्र को देखा और खुद से बुदबुदाया। चलो शुरू करते हैं। इवान की आंखों में बिजली चमक उठी जब उसने अपना कौशल थंडर टेम्पेस्ट इस्तेमाल किया। थंडर टेम्पेस्ट अद्वितीय कौशल। इस कौशल का उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा को आकाश में भेज सकते हैं और एक विशाल बिजली के बादल को बुला सकते हैं जो विनाशकारी बिजली के साथ चटकती है। बादल उपयोगकर्ता के ऊपर मंडराता है और इसकी सीमा और शक्ति उस ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता इसे बुलाने के लिए करता है। उपयोगकर्ता के आदेश पर बिजली का बादल बिजली के शक्तिशाली बोल्ट जारी करेगा जो विनाशकारी सटीकता के साथ दुश्मनों को मार गिराएगा। जैसे ही इवान ने कौशल को सक्रिय किया, एक काला बादल इकट्ठा होना शुरू हो गया और आकाश अब अंधेरे में डूबा हुआ था। एक विशाल काला बादल पूरे आकाश में फैल गया। जैसे जैसे बादल गहरा और अधिक खतरनाक होता गया, बैंगनी बिजली की चमक आबनूस के घूंघट को चीरती हुई चलती हुई सांपों की तरह। चटका चटका, क्योंकि उसकी रैंक बढ़कर हो गई। एक काला बादल 30 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर रहा था, लेकिन इवान ने गहरी सांस ली और बादल को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक इवान की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ने लगा, बादल के अंदर घूम रहे सभी बिजली के चाप एक ही बिंदु पर इकट्ठा होने लगे। क्रैकल क्रैकल, हर गुजरते सेकंड के साथ बिजली की चटकने की आवाज़ बढ़ती गई और पूरा क्षेत्र अब बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। जब बादल 5 किलोमीटर तक सिकुड़ गया तो इवान को पसीना आने लगा और अब काला बादल चमकीला बैंगनी हो गया क्योंकि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बिजली इकट्ठी हो गई थी। अरे, यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इवान ने अपने दांत पीस लिए जब उसे बहुत ज़्यादा बिजली को नियंत्रित करने की वजह से तेज सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और बादल एक बार फिर सिकुड़ने लगा। जब एबिसल स्पाइडर ने चमकीला बैंगनी बादल देखा तो उसे बेचैनी होने लगी। वह इवान को रोकना चाहता था, इसलिए उसने कुछ उच्च श्रेणी के मकड़ियों को उसे रोकने का आदेश दिया।
अचानक कुछ A+ और A रैंक के मकड़े जमीन से उड़े और इवान को जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ये मकड़ियां उसके करीब आने की कोशिश कर रही थीं, वाइवन्स गुस्से में दहाड़ने लगे और मकड़ियों पर हमला बोल दिया। हालांकि लाइफ चेन कौशल के कारण मकड़ियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उन्हें पीछे धकेल दिया गया और वे इवान के करीब नहीं पहुंच पाए। कुछ ही मिनटों में बादल सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा रह गया। चटक चटक, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी और बादल का रंग गहरा बैंगनी हो गया था। इवान का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था और यहाँ तक कि जब वह गहरे बैंगनी बादल को देख रहा था तो उसे भी डर लग रहा था। इवान के अधिकांश शैडो अनडेड मकड़ियों द्वारा मारे गए थे, जबकि वह अपने हमले की तैयारी कर रहा था और उसे अपने मन का उपयोग करके उन्हें फिर से बुलाना पड़ा। इवान ने गहरे बैंगनी बादल के छोटे से हिस्से को देखा और सीधे अपने मन का 90% उसमें डाल दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट की आवाज़ तेज हो गई और बादल के अंदर बिजली की शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई। अब अंतिम भाग, इवान ने धीमी आवाज़ में कहा और कुछ अनिश्चितता के साथ अपने नए कौशल को देखा। आत्मा अवशोषण। आप अपने या अपने शैडो अनडेड द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं को अवशोषित कर सकते हैं। अपने कौशल का उपयोग करते समय अवशोषित आत्माओं को ईंधन के रूप में उपयोग करके आप अपने कौशल की शक्ति बढ़ा सकते हैं। आप ईंधन के रूप में जितनी अधिक शक्तिशाली आत्मा का उपयोग करेंगे, आपके कौशल की शक्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। एक बार जब आप किसी लक्ष्य पर आत्मा अवशोषण का उपयोग करते हैं तो आप उस पर छाया पुनरुत्थान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ईंधन के रूप में कितनी आत्माओं का उपयोग करना चाहिए? इवान ने खुद से उलझन में कहा। उसके पास लगभग 10 लाख आत्माएं थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे एक ही हमले में सब कुछ खत्म करने के लिए ईंधन के रूप में कितनी आत्माओं का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 लाख मकड़ियां हैं जो जीवन श्रृंखला के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इवान ने धीमी आवाज में कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने छोटे F रैंक वाले मकड़ी को देखा और गहरी सांस ली। अगले ही सेकंड उसने सीधे 1 लाख आत्माओं का इस्तेमाल करके थंडर टेम्पेस्ट की शक्ति को बढ़ाया और उसके अंदर की सारी बिजली छोड़ दी। लेकिन जैसे ही उसने 1 लाख आत्माओं का इस्तेमाल किया और बादल के अंदर बिजली छोड़ी, आसन विनाश की भावना ने उसे घेर लिया। एवन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी वृत्ति ने उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चिल्लाई, भागो मादरचौद। जैसे ही इवान ने 1 लाख आत्माओं का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया, एक सफ़ेद आभा ने गहरे बैंगनी बादल को घेर लिया। बादल के अंदर की बैंगनी बिजली तुरंत सफ़ेद हो गई और आसपास के इलाके में एक विनाशकारी आभा फैल गई। जब इवान ने बादल से विनाशकारी आभा निकलती हुई महसूस की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत पलटकर अपनी सारी कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी चपलता बढ़ गई और वह वहां से भाग गया। उसने पहले ही थंडर टेम्पेस्ट कौशल की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने सारे मैना का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसे छाया ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने कौशल का इस्तेमाल करना पड़ा। हवा का हेरफेर, अस्थायी वेग, झिलमिलाते कदम, छाया पंख। उसने छाया ऊर्जा का उपयोग करके अपने सभी कौशल का उपयोग किया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। बिजली के बादल से जितना संभव हो सके उतना दूर भागना चाहता था। जैसे ही वह भाग रहा था, उसकी ढाल ताबीज की बाली चमक उठी और उसके चारों ओर एक ढाल दिखाई दी। इस समय वह खुद को अंदर से कोसने से नहीं रोक सका, क्योंकि काजल से मिले उसके जूते और बाजूबंद के कौशल अभी भी ठंडे थे। उसने कालकोठरी के अंदर वोइड गेजर जूते के कौशल का उपयोग किया और काजल ने एल्बेलू का सामना करते हुए हवा को ढालने वाले बाजूबंद की ढाल का उपयोग किया, इसलिए वे दोनों ठंडे थे। केवल 3 सेकंड में इवान ने 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और इस समय उसे पहले जो खतरा महसूस हुआ था वह अपने चरम पर पहुंच गया। एबिसल स्पाइडर जो काजल के खिलाफ लड़ रहा था वही था। जिस क्षण इवान ने ईंधन के रूप में आत्माओं का उपयोग किया और बादल सफ़ेद हो गया, उसने तुरंत लाइफ चेन कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि बिजली के बादल के नीचे मौजूद F रैंक मकड़ी खत्म हो चुकी है। लेकिन लाइफ चेन का कनेक्शन काटने के बाद भी एबिसल स्पाइडर को जो खतरनाक एहसास हो रहा था वह खत्म नहीं हुआ। बिना कुछ सोचे समझे एबिसल स्पाइडर ने सभी मकड़ियों को अपने सामने इकट्ठा होने का आदेश दिया। मकड़ियों ने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत एबिसल स्पाइडर के सामने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, उन छाया मरेहुओं को अनदेखा करते हुए जो उन पर हमला कर रहे थे। क्योंकि एबिसल स्पाइडर ने लाइफ चेन कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया था, इसलिए छाया मरेहुओं के हमलों के कारण कई मकड़ियां मर गईं। लेकिन क्षेत्र में मकड़ियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए हालांकि छाया मरेहुओं ने कई मकड़ियों को मार डाला, फिर भी हजारों मकड़ियां भूमिगत से बाहर निकल आईं और एबिसल स्पाइडर के सामने इकट्ठा हो गईं। ये सब 3 सेकंड के अंतराल में हुआ, और जैसे ही 3 सेकंड बीत गए, कड़कड़ाहट, एक एकल लेकिन एक ही समय में जोरदार चटकने की आवाज़ आसपास के वातावरण में वापस आ गई। जब इवान ने चटकने की आवाज़ सुनी तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने ओलिविया के स्टोरेज रिंग में पाया गया रक्षात्मक आकर्षण सक्रिय कर दिया।
इथेरियल शील्ड का आकर्षण, यह आकर्षण उपयोगकर्ता के चारों ओर एक शक्तिशाली पारभासी ढाल बनाता है जो आने वाले हमलों को रोकने और नुकसान के खिलाफ एक अस्थायी अवरोध प्रदान करने में सक्षम है। जैसे ही इवान ने इथेरियल शील्ड को सक्रिय किया, भूमि पर सन्नाटा छा गया। केवल एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी, वह थी लाखों मकड़ियों के दिल की धड़कनों की तेज आवाज। चटक। अचानक एक बहरा करने वाली चटक के साथ एक राक्षसी सफेद बिजली का चाप, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, सफेद बादल से उतरा, अंतरिक्ष को चीरता हुआ। विशाल बिजली का चाप एक सफेद सांप की तरह दिख रहा था जो ईश्वरीय दंड देने के लिए नश्वर दुनिया में आया था। एफ रैंक की मकड़ी जो हवा में लटकी हुई थी, बिजली के चाप के छूने से पहले ही अस्तित्व से गायब हो गई। अंधा करने वाला बिजली का सांप धरती पर भयावह बल से टकराया, इसकी ज्वलंत लपटें अकल्पनीय चौड़ाई तक फैली हुई थीं। एक पल में 50 किलोमीटर का विशाल क्षेत्र तबाह हो गया, सफेद बिजली के अजेय प्रकोप से भस्म हो गया। पेड़ सुलगते हुए टुकड़ों में बदल गए, चट्टानें पिघली हुई नदियों में बदल गईं और धरती हमले के नीचे कांप उठी। जैसे ही सफेद बिजली की चाप जमीन पर गिरी, उससे हजारों सफेद किरणें फूटकर प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में चली गईं। एक पल के लिए आसपास का इलाका सफेद रोशनी से जगमगा उठा और सभी को अंधा कर दिया। जब बिजली की चाप जमीन पर गिरी, तब इवान पहले से ही 30 किलोमीटर दूर था। उसने सिर्फ एक चकाचौंध करने वाली रोशनी को उस क्षेत्र में छाते हुए देखा, इससे पहले कि वह अपने पीछे छोड़े गए सभी छायादार जीवों से संपर्क खो देता। यहां तक कि आकाश में उड़ रहे वायुवन भी मर चुके थे। जब इवान को लगा कि खतरा उसकी ओर आ रहा है, तो उसने अचानक उड़ना बंद कर दिया। उसने अपने पीछे देखा और देखा कि बिजली की दसियों सफ़ेद किरणें उसकी दिशा में आ रही हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को अपने छाया पंखों में लपेट लिया और पहले से मौजूद दो ढालों के सामने हवा के हेरफेर का उपयोग करके एक विंडशील्ड बनाया। सफ़ेद बिजली की किरणें विंडशील्ड से टकराईं, जिसे इवान ने छाया ऊर्जा का उपयोग करके बनाया था। हालांकि सफ़ेद बिजली की शक्ति बहुत कम हो गई थी और यह उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि जब यह बादल से उतरी थी, फिर भी इसकी शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। धमाका। विंडशील्ड एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकी और तुरंत नष्ट हो गई। सफ़ेद बिजली की किरणें आगे बढ़ती रहीं और ईथर शील्ड से टकराईं। धमाका। ईथर शील्ड भी विंडशील्ड की तरह ही नष्ट हो गई, लेकिन दो शील्ड को तोड़ने के बाद बिजली की किरणों की शक्ति थोड़ी कम हो गई। जब बिजली की किरणें शील्डिंग एमुलेटियरिंग द्वारा बनाई गई शील्ड से टकराईं, तब इवान अभी भी अपने पंखों के अंदर लिपटा हुआ था। शील्डिंग एमुलेटियरिंग एक रैंक आर्टिफैक्ट थी, लेकिन इससे बनाई गई शील्ड भी लंबे समय तक नहीं टिकी और सफ़ेद बिजली इवान को कवर करने वाले पंखों से टकराए। पंखों की सुरक्षा काफ़ी अच्छी थी और 3 शील्ड को नष्ट करने के बाद बिजली पहले से ही कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी सफ़ेद बिजली ने पंखों को सफलतापूर्वक भेद दिया और इवान को मारा, जिसने सनफायर आर्मर पहना हुआ था। पुची। सफ़ेद बिजली की किरणें सनफायर आर्मर से टकराईं और हवा में खून बहने लगा। बिजली इवान के शरीर के अंदर चली गई और उसके आंतरिक अंगों पर हमला करना शुरू कर दिया। फुक। बिजली की लपटों से प्रभाव की शक्ति ने इवान को उड़कर दूर भेज दिया। धमाका। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़मीन पर चमक रही सफ़ेद बिजली ने एक बार फिर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जब बिजली ज़मीन पर गिरी, तो प्रभाव के केंद्र में मौजूद सभी मकड़ियाँ तुरंत अस्तित्व से गायब हो गईं। बिजली के हमले में फंसने के बाद निम्न स्तर की मकड़ियाँ अपनी राख भी पीछे नहीं छोड़ पाईं। बिजली गिरने से सैकड़ों हजारों मकड़ियाँ जल गईं और जले हुए कंकालों में बदल गईं। जिस जगह एबिसल स्पाइडर काजल से लड़ रहा था, वहां लाशों का पहाड़ दिखाई दिया। एबिसल स्पाइडर ने जितने भी मकड़ियों को अपने सामने इकट्ठा किया था, वे सभी मर चुकी थीं और अब पूरा इलाका मौत के सार से भर गया था और कोई भी जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। चटक। नष्ट हो चुकी जमीन पर छोटी छोटी सफ़ेद बिजली की चमक चटक रही थी। नष्ट हो चुकी जमीन के बीच में इवान थका हुआ और खून से लथपथ पड़ा था। उसने जो सनफायर कवच पहना हुआ था, वह लगभग चकनाचूर हो चुका था, उसका शरीर कई जगहों से झुलस चुका था और उसके पेट और छाती में मुट्ठी भर छेद हो गए थे। उसके घावों से खून बह रहा था और उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम थी। सफ़ेद बिजली अभी भी उसके शरीर के चारों ओर चटक रही थी और वह दर्द से कराह रहा था। फिलहाल उसके चारों ओर की आभा इतनी कमज़ोर थी कि एक डी रैंक का भूत भी उसे आसानी से मार सकता था। इवान ने हिलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ज़मीन पर अभी भी चटक रही बिजली की वजह से उसका शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसने अपनी छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया और अंदर ही अंदर आह भरी। 2 वायवन और एरियल को छोड़कर उसके सभी छाया मरे हुए लोग मर चुके थे, जिन्हें उसने पहले ही दूर भेज दिया था। उसने अपने मन का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल किया और अपने एक वायवन को बुलाया। वायवन को बुलाने के बाद उसने तुरंत डेथ ट्रांसफ़र कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने डेथ ट्रांसफ़र कौशल का इस्तेमाल किया, उसके चारों ओर एक बैंगनी आभा दिखाई दी और उसकी सारी चोटें तुरंत गायब हो गईं। उसी समय उसने जिस वायवन को बुलाया था, वह एक काली धुंध में फट गया और गायब हो गया। ये दर्शाता है कि उसका शरीर गंभीर चोटों को संभालने में सक्षम नहीं था।
इवान के पहले न मरने का एकमात्र कारण उसका भौतिक शरीर था, जो उसके उत्परिवर्तित प्राइम कोर और मोनाक कोर के कारण राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही उसकी चोटें गायब हुईं, इवान तुरंत जमीन से कूद गया। वह जमीन पर चमक रही सफ़ेद बिजली को छूना नहीं चाहता था। अरे, मुझे सुसाइड हंटर की उपाधि लगभग मिल ही गई थी, इवान ने अपनी आवाज़ में एक डर के साथ बुदबुदाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1,00,000 आत्माएं उसके कौशल की शक्ति को इस स्तर तक बढ़ा देंगी। यह अच्छा है कि मैं हर 2 घंटे में एक बार डेथ ट्रांसफ़र कौशल का उपयोग कर सकता हूं, अन्यथा। इवान अपनी दुर्बल स्थिति को याद करके कांप उठा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने हमले से हुए विनाश को अच्छी तरह से देखने के लिए आसमान में ऊपर दिखाई दिया। जब इवान आसमान में ऊपर दिखाई दिया और पिछली घाटी को देखा तो उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। क्षेत्र के 50 किलोमीटर के भीतर सभी पेड़ सुलगते हुए टुकड़ों में बदल गए, चट्टानें लावा की पिघली हुई नदियों में बदल गईं और अधिकांश मकड़ियां अस्तित्व से गायब हो गईं। कुछ मकड़ियों के शव थे, लेकिन वे सभी पहले से ही मर चुके थे। वे जले हुए एक्सोस्केलेटन के अलावा कुछ नहीं थे। जैसे ही वह उस जगह की ओर उड़ा जहां एबिसल स्पाइडर था, इवान ने जली हुई मकड़ियों के छोटे छोटे पहाड़ देखे। नष्ट हुई जमीन पर अभी भी सफ़ेद बिजली चमक रही थी और वह जितना ज़्यादा प्रभाव के केंद्र के करीब गया, बिजली उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होती गई। इवान को लगा कि वह नर्क को देख रहा है। अनगिनत बहुरंगी गोले जो मकड़ियों की आत्माएं थीं, जमीन के ऊपर तैर रहे थे और जैसे ही इवान वहां से गुजरा, सभी बहुरंगी गोले उसकी हथेली के ऊपर घूम रहे छोटे काले बिंदु द्वारा अवशोषित हो गए। जब इवान उस स्थान पर पहुंचा जहां एबिसल स्पाइडर काजिल के विरुद्ध लड़ रहा था, तो उसने मकड़ियों का सबसे बड़ा शव पर्वत देखा। पहाड़ों में मौजूद मकड़ियों के ज्यादातर कंकाल उच्च श्रेणी के थे और इवान के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ था। उस कमीने ने इन सभी मकड़ियों को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, इवान ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, और हजारों मकड़ियों के शवों के बीच एबिसल स्पाइडर को खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। जब इवान की आध्यात्मिक इंद्रियां लाश के पहाड़ के नीचे पहुंची तो उसने आखिरकार एबिसल स्पाइडर को देखा। हालांकि उसने हजारों मकड़ियों को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन एबिसल स्पाइडर अभी भी मर चुका था। इसका लाल शरीर अब काला हो गया था और इसके भाले जैसे कई पैर राख में बदल गए थे। मैं प्रभाव के केंद्र से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी मैं बिजली से गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह मकड़ी जीवित नहीं रह पाए, भले ही इसने मांस की ढाल के रूप में हजारों मकड़ियों का इस्तेमाल किया हो। इवान ने बड़बड़ाया और एक पूर्ण मैना रिकवरी पोशन निकाला। उसने पोशन पी लिया और उसका मैना तुरंत ठीक हो गया। अपना मैना ठीक करने के बाद इवान ने सबसे पहले एबिसल स्पाइडर के शरीर को बाहर निकालने के लिए मकड़ियों की सभी लाशों को उड़ाने के लिए हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया। जैसे ही इवान ने लाशों को उड़ाया, उसने अचानक जमीन पर कुछ छोटे गोल गोले देखे। इवान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जमीन पर गोले देखे और उसने लालच भरी आंखों से चारों ओर देखा। कोर, हालांकि ज्यादातर मकड़ियां अस्तित्व से गायब हो गईं, फिर भी कई मकड़ियां थीं जिनके कोर बिजली से नष्ट नहीं हुए थे। इवान ने तुरंत अपने सभी शैडो अनडेड को बुलाया। वह चाहता था कि वे आसपास मौजूद सभी कोर इकट्ठा करें, लेकिन जैसे ही उसने अपने सभी शैडो अनडेड को बुलाया, सभी ने एक साथ उसकी ओर देखा। इवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि उसके सभी शैडो अनडेड उसे देख रहे थे और उसे लगा कि वे गुस्से में हैं क्योंकि उसने मकड़ियों के साथ उन्हें भी मार दिया था। वह उन्हें समझाने ही वाला था कि उसका कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था जब उसे लगा कि उनकी नज़र में कुछ गड़बड़ है। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि उसके सभी शैडो अनडेड उसे प्रशंसा से देख रहे थे। आखिर उन्हें क्या हो गया है? इवान हैरान रह गया जब ओली ने साफ आवाज में कहा, जैसा कि मास्टर से उम्मीद थी, हम एक भी मकड़ी को नहीं मार पाए, लेकिन मास्टर ने एक ही हमले में उन सभी को मार डाला। अन्य छाया मरे हुए लोगों ने भी सिर हिलाया और इवान को श्रद्धा से देखा। मास्टर, भविष्य में अगर कोई आपका अपमान करे तो बस ये हमला करो और एक ही वार में उन्हें मार डालो, ओली ने इवान को जलती हुई बैंगनी आंखों से देखते हुए कहा। जब इवान ने उसकी बात सुनी तो वह अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। वह चाहती थी कि वह फिर से यह हमला करे। क्या वह उसे मारना चाहती है? वह अभी भी वही दुष्ट ओलिविया है। भले ही मैंने उसे एक छाया मरे हुए में बदल दिया हो, फिर भी वह मुझे मारना चाहती है, इवान ने मन ही मन सोचा और इस दुष्ट महिला से सावधान रहने का फैसला किया। जैसे ही इवान अपने आप से सोच रहा था, उसने अचानक एरियल के साथ अपना संबंध खो दिया। अध्याय 465, दूसरा एस रैंक शैडो अनडेड भाग 1। वैलेरी और अन्य लोगों से कॉल प्राप्त करने के बाद सेबस्टियन, नाथन और अमांडा केंद्रीय शहर से निकल गए और तुरंत एबिसल स्पाइडर के क्षेत्र की ओर बढ़ गए। नताशा और अन्य एस रैंक शिकारी शहर की रक्षा के लिए पीछे रह गए। शहर छोड़ने के बाद सेबस्टियन और अन्य लोगों ने जितनी जल्दी हो सके एबिसल स्पाइडर के क्षेत्र में पहुंचने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एबिसल स्पाइडर उन्हें पकड़ लेता है तो यह वैलेरी और अन्य लोगों के लिए खतरनाक होगा। लेकिन एबिसल स्पाइडर के क्षेत्र की ओर जाते समय उन तीनों की मुलाकात 2 एस रैंक राक्षसों,
टाइटन एलिफेंट और स्टोन बफेलो से हुई। जब उन्होंने इन दो राक्षसों को देखा तो सेबेस्टियन और अन्य लोग चौंक गए, क्योंकि एबिसल स्पाइडर की तरह इन दो राक्षसों के पास भी अपने क्षेत्र हैं, लेकिन उनके क्षेत्र एबिसल स्पाइडर से बहुत दूर थे, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि वे वहां क्या कर रहे थे। टाइटन एलिफेंट और स्टोन बफेलो भी सेबेस्टियन और अन्य को देखकर दंग रह गए, लेकिन जल्द ही दोनों राक्षस अपने होश में आ गए और सेबेस्टियन और अन्य पर हमला करना शुरू कर दिया। सेबेस्टियन, अमांडा और नाथन वैलेरी और अन्य को बचाना चाहते थे, लेकिन वे दो एस रैंक राक्षसों को अनदेखा नहीं कर सकते थे जो उन पर हमला कर रहे थे, इसलिए उनके पास उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टाइटन एलिफेंट और स्टोन बफेलो दोनों की रक्षा और ताकत काफ़ी अधिक थी, इसलिए सेबेस्टियन, अमांडा और नाथन के लिए उनके खिलाफ लड़ना आसान नहीं था, भले ही उनके पास संख्या में बढ़त थी। इसके अलावा वे पूरी ताकत से नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत बचानी थी, क्योंकि उन्हें अभी भी एबिसल स्पाइडर के इलाके में जाना था। 3 घंटे से अधिक समय तक लड़ने के बाद सेबेस्टियन और अन्य ने आखिरकार दोनों राक्षसों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई के बाद सेबेस्टियन, अमांडा और नाथन भी हल्के से घायल हो गए। वे संभवतः सेंट्रल सिटी पर हमला करने की योजना बना रहे थे, नाथन ने मैना रिकवरी पोशन पीने के बाद गहरी आवाज में कहा। अमांडा और सेबेस्टियन ने भी सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें कोई और कारण नहीं सूझा कि टाइटन एलिफेंट और स्टोन बफेलो यहाँ क्यों होंगे। स्काउटिंग टीम के लोग किस तरह का घटिया काम कर रहे हैं। अमांडा ने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ कहा। वे तीनों उलझन में थे, क्योंकि यह जगह केंद्रीय शहर से सिर्फ 20,000 किलोमीटर दूर थी और उनकी समझ के अनुसार शिकारी संघ की स्काउटिंग टीम, जो अचानक राक्षस हमलों को रोकने के लिए शहर के बाहर नजर रखती है, उसे इन दो राक्षसों के बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन स्काउटिंग टीम को इन दो राक्षसों के बारे में कोई खबर नहीं थी। हो सकता है कि कोई हो जो इन राक्षसों के निशान छिपा रहा हो। अमांडा की बात सुनकर सेबेस्टियन ने ठंडी आवाज में कहा, चलो अभी इस मामले के बारे में सोचना बंद करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, हमें अभी भी लंबी दूरी तय करनी है। नाथन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आधे घंटे तक उन्होंने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त की, उसके बाद वे एक बार फिर एबिसल स्पाइडर के क्षेत्र की ओर बढ़े, लेकिन राक्षसों से लड़ाई के बाद उनकी गति थोड़ी कम हो गई। हालांकि वे बस हल्के से घायल हुए थे, फिर भी इसका असर उनके शरीर पर पड़ा। दूरी काफ़ी बड़ी थी और इवान के शैडो अनडेड के विपरीत, जो अपनी असीमित सहनशक्ति के कारण पूरे दिन घूम सकते थे, सेबेस्टियन, नाथन और अमांडा को फिर से आगे बढ़ने से पहले अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ बार रुकना पड़ा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ होता तो अमांडा और अन्य 8 या 9 घंटे में एबिसल स्पाइडर के क्षेत्र में पहुंच सकते थे, लेकिन 2 एस रैंक राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के कारण उन्हें वहां पहुंचने में 17 घंटे लग गए। सेबेस्टियन और अन्य लोग देरी के कारण पहले से ही चिंतित थे और उनके चेहरे पर और भी बदसूरती आ गई जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से वैलेरी और अन्य लोगों ने उनसे संपर्क किया था, जहां से वे हजारों मकड़ियों के शव देखे। अरे, लगता है हम देर से पहुंचे हैं, सेबेस्टियन ने दांत पीसते हुए कहा और एक पल के लिए उसका आभामंडल अस्थिर हो गया। अमांडा और नाथन के चेहरे पर भी हजारों मकड़ियों के शवों को देखकर गहरी उदासी छा गई। अचानक नाथन को कुछ ध्यान आया और वह कुछ मकड़ियों के शवों के पास उतरा। उतरने के बाद जब उसने शवों को करीब से देखा तो वह भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। इलाके में मौजूद ज्यादातर मकड़ियों के शरीर पर नुकीले पंजों के निशान थे, जैसे कि उन्हें वैलेरी और दूसरों ने नहीं बल्कि किसी राक्षस ने मारा हो। अचानक उसे एल्बेलू के बारे में याद आया जिसे इवान ने बुलाया था। शायद इनमें से ज्यादातर मकड़ियों को उस भेड़िए ने मारा होगा, नाथन ने मन ही मन सोचा और उस घाटी की तरफ देखा जहां एबिसल स्पाइडर आमतौर पर रहता है। जब वैलेरी और दूसरे लोगों ने उन्हें बुलाया तो वे ये बताना भूल गए कि इवान उनके साथ टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एबिसल स्पाइडर से मिलना चाहिए, नाथन ने सेबेस्टियन की ओर देखते हुए कहा, जिसकी आभा अस्थिर थी। सेबेस्टियन ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया, लेकिन वह पहले से ही सोच रहा था कि अगर वैलेरी को कुछ हो गया तो वह एबिसल स्पाइडर को कैसे नष्ट करेगा। जब वे घाटी की ओर उड़ रहे थे तो उन तीनों ने अचानक एक काला बादल देखा जिसमें बिजली चमक रही थी। भले ही वे तीनों घाटी से कुछ 100 किलोमीटर दूर थे, फिर भी वे बादल के अंदर शक्तिशाली बिजली को महसूस कर सकते थे। अचानक उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें काले बादल के पास न जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। सेबेस्टियन और अन्य लोग घाटी से कुछ 100 किलोमीटर दूर रुक गए और एक दूसरे को सदमे में देखने लगे। वह काला बादल क्या है? मुझे लगता है कि अगर मैं उसके पास गया तो मैं मर जाऊंगा, अमांडा ने दूर से काले बादल को देखते हुए चौंक कर कहा। जैसे ही उसने कहा, काला बादल अचानक सफ़ेद हो गया। हालांकि वे बहुत दूर थे, फिर भी उन्होंने आसपास के वातावरण को घेरने वाली विनाशकारी आभा महसूस की। चटक! जंगल में एक तेज चटकने की आवाज़ गूंजी और अगले ही पल उन्होंने देखा कि एक विशाल सफ़ेद बिजली का चाप छोटे सफ़ेद बादल से निकलकर ज़मीन पर गिर रहा है। जंगल चमकदार सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा और उन्हें एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं।
जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वे जिस घाटी को देख रहे थे वह धरती के चेहरे से गायब हो गई। बिजली की विनाशकारी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अपने होश में आने से पहले कुछ मिनटों तक उसी स्थान पर जड़वत रहे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह घाटी जहां एबिसल स्पाइडर आमतौर पर रहता है नष्ट हो गई थी तो सेबस्टियन का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से उस ओर बढ़ गया, ये सोचकर कि वैलेरी भी वहां थी। अमांडा और नाथन भी अपने होश में आ गए और सेबस्टियन के पीछे चले गए। लेकिन बस 1 मिनट के बाद सेबस्टियन ने अचानक उड़ना बंद कर दिया क्योंकि उससे कुछ दूरी पर उसने 3 रैंक राक्षसों को देखा जिनकी पीठ पर कुछ बेहोश लोग थे। अध्याय 466 दूसरा एस रैंक शैडो अनडेड भाग 2। जब इवान ने एरियल के साथ अपना संपर्क खो दिया तो उसने तुरंत शैडो सेंस का उपयोग करके एरियल के साथ जाने वाले वाइवन्स में से एक से संपर्क किया। जैसे ही उसकी दृष्टि वाइवन से जुड़ी उसने देखा कि सेबस्टियन ने उसके वाइवन के खिलाफ एक शक्तिशाली हमला किया और उसने उनसे भी संपर्क खो दिया। अपने शैडो अनडेड को मारने वाले व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद इवान पूरी तरह से अवाक रह गया। अपने पिछले जीवन में एक चीज़ थी जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करता था, और वह चीज़ कोई और नहीं बल्कि फ्रेंडली फायर थी। इवान अपने पिछले जीवन में अपना अधिकांश समय गेम खेलने में बिताता था और गेम खेलते समय सबसे निराशाजनक चीज़ एक डंबा सा टीममेट से मिलना था जो पूरे गेम प्ले के दौरान कुछ नहीं करता था और आपको तब गोली मारता था जब आप गेम जीतने वाले होते थे। एक पल के लिए इवान ने यह भी सोचा कि ओली ने अभी उससे क्या कहा। वह इतना निराश था कि वह वास्तव में सेबस्टियन पर वही हमला करना चाहता था जो उसने एबिसल स्पाइडर पर किया था। इस बार मुझे 3 मिलियन आत्माओं का उपयोग ईंधन के रूप में करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा भी अस्तित्व से गायब हो जाए। दुनिया को ऐसे कमीने की जरूरत नहीं है जो दोस्ताना फायर कर रहा हो। इवान के दिमाग में काले विचार कौंधे जिन्हें उसने बलपूर्वक पार कर लिया। यह इस बारे में सोचने का समय नहीं है। इवान ने हल्के से अपने चूजों को थपथपाया और अपना सिर हिलाया। उसने अपने आसपास की तरफ देखा जो लाशों और मकड़ियों की राख से भरा हुआ था और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे जितनी जल्दी हो सके सभी को इकट्ठा करने की जरूरत है, इवान ने बड़बड़ाया और अपने छाया मरे हुओं को काम पर जाने का आदेश दिया। उसी समय उसने एलिसिया को बुलाया और उससे उसके लिए कुछ करने को कहा। इवान की बात सुनने के बाद एलिसिया ने सिर हिलाया और वहां से उड़कर नाथन और दूसरों की तरफ चली गई। इवान ने एक पल के लिए एलिसिया को देखा और फिर अपनी नज़र वापस एबिसल स्पाइडर के शरीर पर ले गया। एबिसल स्पाइडर के ज़्यादातर पैर राख में बदल गए और उसका लाल शरीर काला हो गया। शव की हालत देखकर इवान आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे शैडो रिजर्वेशन के इस पर काम करने की संभावना ज़्यादा नहीं है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। जब उसने थंडर टेम्पेस्ट और 1,00,000 आत्माओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया तो वह लाइफ चेन कौशल का लाभ उठाते हुए सभी मकड़ियों को मारने के लिए विनाशकारी मात्रा में क्षति पहुंचाना चाहता था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका हमला एबिसल स्पाइडर के शरीर को इस तरह बर्बाद कर देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं अब कुछ भी बदल सकता हूं, इवान ने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। उसने सबसे पहले एबिसल स्पाइडर के शरीर में कोर की तलाश की और जब उसे एबिसल स्पाइडर के शरीर के अंदर एक गोल गहरे हरे रंग का कोर मिला तो उसकी सारी उदासी गायब हो गई। तो यह एक एस रैंक कोर है, इवान ने गहरे हरे रंग के कोर को देखते हुए गहरी आवाज में कहा जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब उसे एस रैंक कोर मिला था, इसलिए इवान ने इसे दूर रखने से पहले कुछ सेकंड के लिए इसे देखा। कोर को दूर रखने के बाद उसने ध्यान केंद्रित किया एबिसल स्पाइडर के शरीर पर। फिर से छाया पुनरुत्थान। जैसे ही इवान ने कौशल को सक्रिय किया, छाया ऊर्जा उसके सम्राट कोर को छोड़कर एबिसल स्पाइडर के शरीर के अंदर चली गई। जब छाया ऊर्जा उसके अंदर गई तो मकड़ी का जला हुआ शरीर हिलने लगा। ये देखकर इवान को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने जोर से आह भरी। लगता है कि मैंने इस बार वास्तव में एक एस रैंक छाया मरे को खो दिया है, इवान ने निराश होकर कहा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। मैं ईंधन के रूप में आत्माओं का उपयोग करके अपने कौशल की शक्ति बढ़ा सकता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा और जल्दी से अपने छाया पुनरुत्थान कौशल की शक्ति बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में 100 आत्माओं का उपयोग किया। जैसे ही उसने ईंधन के रूप में 100 आत्माओं का उपयोग किया, एबिसल स्पाइडर के शरीर का हिलना कम हो गया। पुची, लेकिन अगले ही सेकंड एबिसल स्पाइडर का शरीर कई जगहों पर फट गया और उसका जला हुआ मांस दिखाई देने लगा। छाया पुनरुत्थान विफल। इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमकी जिसने उसे सदमे से बाहर निकाला। उसने मकड़ी के पूरी तरह से थके हुए शरीर को देखा, फिर उसने अपने दांत पीसकर छाया पुनरुत्थान का फिर से इस्तेमाल किया। इस बार कौशल का उपयोग करते समय उसने ईंधन के रूप में 10,000 आत्माओं का इस्तेमाल किया। जब छाया ऊर्जा एबिसल स्पाइडर के शरीर के अंदर गई तो वह पिछली बार की तरह नहीं हिली और बस थोड़ा कांप उठी। स्वूश! अचानक एक काली छाया जो एबिसल स्पाइडर की तरह दिख रही थी, मकड़ी के शरीर से बाहर निकली और इवान के सामने खड़ी हो गई।
इवान बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि इस बार छाया पुनरुत्थान सफलतापूर्वक काम कर रहा है और वह पागलों की तरह हंसे बिना नहीं रह सका। अब मेरे पास 2 एस रैंकर्स हैं, इवान ने एबिसल स्पाइडर की छाया मरे हुए को देखते हुए खुशी से कहा। शांत होने के बाद उसने आत्मा अवशोषण का उपयोग करके एकत्रित की गई आत्माओं को देखा और एक बात पर ध्यान दिया। आत्मा अवशोषण कौशल के विवरण के अनुसार, मैं ईंधन के रूप में जितनी अधिक शक्तिशाली आत्मा का उपयोग करूंगा, मेरे कौशल की शक्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, इवान ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए कहा। चूंकि उसने आत्माओं का सीधे उपयोग किया था, बिना उनकी रैंक की परवाह किए, इसलिए अब तक उसने जिन आत्माओं का उपयोग किया था वे सभी उच्च रैंक की थीं। यदि मैं मानसिक आदेश नहीं देता तो ये कौशल सीधे उच्च रैंक वाली आत्माओं को ईंधन के रूप में भस्म कर देगा, इवान ने खुद से कहा और अपने आत्मा अवशोषण कौशल के विवरण को देखना बंद कर दिया। उसने एबिसल स्पाइडर के शरीर को बाद में अपने ऊर्जा अवशोषण कौशल का उपयोग करके अवशोषित करने के लिए अलग रख दिया। मकड़ी के शरीर को अलग रखने के बाद इवान जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ गया और अपने चारों ओर मकड़ियों के जले हुए शरीर को देखा। उसके सम्राट कोर के अंदर छाया ऊर्जा बढ़ गई और उसने एक ही समय में सभी मकड़ियों पर छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया। धमाका, 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 धमाका। बहुत सी मकड़ियां जो खराब हालत में थीं, उस समय फट गईं जब उसने उन पर अपना कौशल इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ मकड़ियां सफलतापूर्वक छाया मरे हुए में बदल गईं। जल्द ही इवान के सामने बहुत सी छाया मकड़ियां आ गईं और उसने उन्हें सिर्फ एक ही आदेश दिया। क्षेत्र में मौजूद हर एक कोर को इकट्ठा करो। जल्द ही हजारों छाया मकड़ियां और इवान के बचाए गए छाया मरे हुए लोग कोर इकट्ठा करने लगे। जब वे कोर इकट्ठा कर रहे थे, इवान ने एलिसिया से जुड़ने के लिए छाया इंद्रियों का इस्तेमाल किया। चलो देखते हैं कि वह उन्हें कैसे संभाल रही है, इवान ने बड़बड़ाया और उसकी दृष्टि एलिसिया से जुड़ गई। जैसे ही उसकी दृष्टि जुड़ी, उसने एलिसिया की आवाज़ सुनी और नाथन और दूसरों से बात करने के तरीके के कारण लगभग ज़मीन पर गिर गया। मेरे साथ आओ, मेरे गुरु ने मुझे तुम लोगों को अंधेरे गिल्ड के आधार पर लाने का आदेश दिया है। एरियल और 2 वायवन को देखने के बाद, जो काले रंग के थे और जिनकी आंखें बैंगनी रंग की थीं, सेबस्टियन ने वही किया जो कोई भी उच्च स्तरीय शिकारी ऐसे भयानक दिखने वाले राक्षसों को देखने के बाद करता। उसने उन्हें थप्पड़ मारकर मार डाला और वैलेरी और अन्य लोगों को बचाया जो अपनी पीठ के बल बेहोश पड़े थे। अमांडा और नाथन जो सेबेस्टियन से थोड़ा पीछे थे, उन्होंने भी एरियल और वायवंस को देखा जब सेबेस्टियन ने उन्हें मार दिया। वे सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि मरने के बाद तीनों राक्षस काले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। जैसे ही तीनों राक्षस मर गए, सेबेस्टियन को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर और आत्मा को नष्ट करना चाहता है, लेकिन ये भावना आते ही गायब हो गई, इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वैलेरी पर ध्यान केंद्रित किया। ये पुष्टि करने के बाद कि वह बस बेहोश थी, उसने राहत की सांस ली और उसकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गईं। नाथन और अमांडा ने सोफी और अन्य लोगों की जांच की और वे भी बस बेहोश थे। ये पुष्टि करने के बाद कि वे सभी ठीक थे, अमांडा ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी बोतल निकाली। उसने बोतल खोली और सभी बेहोश छात्रों पर सुनहरे रंग का पाउडर छिड़का। वे 1 या 2 मिनट में जाग जाएंगे, अमांडा ने पाउडर छिड़कने के बाद सेबेस्टियन की ओर देखा। वे 3 राक्षस कौन थे? उसने पूछा क्योंकि सेबेस्टियन द्वारा एरियल और वायवंस को मारने के बाद उनके शव गायब हो गए थे। मुझे नहीं पता, सेबेस्टियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उनके चारों ओर की आभा शीर्ष ए रैंक के राक्षसों की थी और उनके शरीर की संरचना से वे वायवंस और पवन गौरय की तरह दिख रहे थे। जब मैंने उन्हें मारा तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सेबेस्टियन की बात सुनकर अमांडा और नाथन के चेहरे पर विचारमग्न भाव थे। अचानक नाथन को उन पंजों के निशान याद आ गए जो उसने पहले मकड़ियों के शरीर पर देखे थे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे एक बार फिर उन 3 राक्षसों की शक्ल याद आ गई जिन्हें सेबेस्टियन ने अभी अभी मारा था। क्या वे बिल्कुल उस काले भेड़िए की तरह नहीं दिखते थे जिसे इवान ने छोटी सी दुनिया के अंदर बुलाया था? नाथन ने सोचा और बेहोश छात्रों को देखा। अगर वे 3 राक्षस वैलेरी और अन्य को मारना चाहते थे तो वे ऐसा आसानी से कर सकते थे क्योंकि सभी छात्र बेहोश थे। ये भी बताता है कि सेबेस्टियन द्वारा उन्हें मारने के बाद वे क्यों गायब हो गए, नाथन ने अपने चेहरे पर समझदारी भरी नज़र से सोचा। जब कोई बुलाया हुआ राक्षस मरता है तो वह अपने पीछे कोई शरीर नहीं छोड़ता और गायब हो जाता है। ये निष्कर्ष निकालने के बाद कि वे बुलाए गए राक्षस थे, नाथन ने सेबेस्टियन को देखा जो अभी भी 3 राक्षसों के बारे में सोच रहा था और उसका बुरा मुंह हिलने से नहीं बच सका। इस आदमी ने अभी अभी एक दोस्ताना फायर किया है। क्या हुआ? जब सेबेस्टियन ने नाथन की अजीब नज़र महसूस की तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। जब नाथन ने देखा कि सेबेस्टियन अभी भी अनजान था तो उसने अंदर ही अंदर आह भरी। वे 3 मोअंडर्स को वह उन्हें एरियल और वायवंस के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया और उस दिशा में देखने लगा जहां एबिसल स्पाइडर की घाटी हुआ करती थी। अमांडा और सेबेस्टियन के हाव भाव भी बदल गए और वे भी अपने चेहरे पर गंभीर भावों के साथ नष्ट हो चुकी घाटी की दिशा में देखने लगे।
जल्द ही काली रोशनी की एक लकीर हवा में फैल गई और उनसे कुछ दूरी पर बीच हवा में रुक गई। जब सेबेस्टियन और अन्य लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि यह एक और राक्षस था जो काले रंग का था और जिसकी आंखें बैंगनी रंग की जल रही थीं। लेकिन अन्य राक्षसों से अलग इसका स्वरूप मानवीय था और भले ही इसका शरीर पूरी तरह से काला था, फिर भी यह काफी सुंदर दिख रहा था। उन अजीब राक्षसों में से एक और सेबेस्टियन ने अपने हमले की तैयारी करते हुए कहा, बंद करो बेवकूफ़। जब नाथन ने देखा कि सेबेस्टियन एक बार फिर से दोस्ताना फायर करना चाहता है तो वह अपने सिर के पीछे थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं सका। क्या? सेबेस्टियन अचानक थप्पड़ लगने से चौंक गया और हैरान भाव से नाथन की ओर देखने लगा। उसे हल्के थप्पड़ की परवाह नहीं थी क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब नाथन ने उसे इस तरह थप्पड़ मारा था और वह बस सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था, जानना चाहता था कि उसने उसे क्यों रोका। नाथन ने एलिसिया को देखते हुए कहा, तुमने पहले जो राक्षस मारे थे वे इवान के बुलाए हुए राक्षस हैं जो हवा में मंडरा रही थी। नाथन की बात सुनकर अमांडा और सेबेस्टियन दोनों दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने एलिसिया की ओर देखा तो उनके दिमाग में अलबेलू की छवि उभरी। इस समय वैलेरी और अन्य लोगों को भी होश आने लगा। सेबेस्टियन ने तुरंत एलिसिया की बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और जल्दी से वैलेरी की ओर चल पड़ा। जागने के बाद वैलेरी ने चक्कर आने से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपने चारों ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? अचानक उसने सेबेस्टियन की चिंतित आवाज़ सुनी और उसे अपनी ओर आते देखा। पिताजी, वैलेरी सेबेस्टियन को देखकर आश्चर्यचकित हुई, लेकिन जल्द ही उसने राहत की सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। उसने चारों ओर देखा और सोफी और अन्य लोगों को देखा जो अभी अभी जागे थे। क्या तुमने सभी मकड़ियों को मार दिया? वैलेरी ने पूछा, ये देखकर कि उनके आसपास कोई मकड़ी नहीं थी। मकड़ियों को मार डाला। सेबेस्टियन जवाब देने ही वाला था कि तभी एक मीठी लेकिन साथ ही तिरस्कार से भरी आवाज़ सुनाई दी। नाथन, सेबेस्टियन और अमांडा समेत सभी लोग चौंक गए और एलिसिया को ऐसे देखने लगे जैसे वे किसी एलियन को देख रहे हों। हालांकि एलिसिया एक मानवरूपी राक्षस की तरह दिख रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी स्पष्ट आवाज़ में बोलेगी। यह मेरे मालिक थे जिन्होंने उन बेवकूफ़ मकड़ियों को मारा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये चांदी के बालों वाला जिगोलो उन सभी को मार सके। कौन अंडस्को? एलिसिया की आवाज़ सुनकर सेबेस्टियन का मुंह खुला रह गया और उसने अवचेतन रूप से अपने बालों को छुआ। सोफी, नाथन और अन्य लोगों ने उसके चांदी के बालों को देखा और पफ हा, चांदी के बालों वाला जिगोलो। अमांडा खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और सेबेस्टियन को मजाकिया नज़र से देखते हुए हंसने लगी। वैलेरी और अन्य लोगों के कंधे भी हिल रहे थे जो ये संकेत दे रहे थे कि वे हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सेबेस्टियन का चेहरा शर्म और गुस्से के कारण लाल हो गया और उसने एलिसिया को ऐसे देखा जैसे वह अपने आजीवन दुश्मन को देख रहा हो। अगर तुम मुझ पर हमला करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें अपने दिमाग से यह विचार मिटा देना चाहिए, एलिसिया ने अहंकारी लहजे में कहा जब उसने देखा कि सेबेस्टियन उसे कैसे देख रहा था। मास्टर ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा था कि अगर तुम उसके बुलाए गए राक्षस पर फिर से हमला करोगे तो वह तुम पर सफ़ेद बिजली गिराएगा। सफ़ेद बिजली शब्द सुनते ही अमांडा, सेबेस्टियन और नाथन के चेहरे पर भाव जम गए। उन्होंने उस सफ़ेद बिजली के बारे में सोचा जिसने पहले घाटी को नष्ट कर दिया था और उनके शरीर कांपने लगे। सोफी और अन्य लोगों को सफ़ेद बिजली के बारे में पता नहीं था, लेकिन वे उस गुरु की पहचान का अनुमान लगा सकते थे जिसके बारे में एलिसिया बात कर रही थी। क्या आपके गुरु का नाम इवान है? मार्क ने हैरान स्वर में पूछा। एलिसिया ने मार्क की ओर देखा और बर्फीली आवाज़ में कहा, उसे महान भगवान इवान कहो, तुम नीच हो। हाँ। एलिसिया को सुनकर मार्क दंग रह गया और उसके चेहरे पर एक चकित भाव के साथ उसे देखता रहा। नाथन और अन्य लोग भी अवाक थे और उन्हें लगा कि एलिसिया पिटाई की मांग कर रही है। ये देखकर कि सेबेस्टियन और अन्य लोग उसे पीटने के बारे में सोच रहे थे, एलिसिया ने तुरंत अपना मुंह खोला। सफ़ेद बिजली। उसे अपने गुरु के नाम का इस्तेमाल करके अपनी गांड बचाने में कोई शर्म नहीं थी। इवान को पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एलिसिया की रैंक बढ़ती जा रही थी उसका व्यक्तित्व भी एक परेशान करने वाली महिला की तरह होता जा रहा था। अमांडा और बाकी लोग उसे देखकर अवाक रह गए क्योंकि वह बेशर्मी से इवान के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। नेथन, जो वहां सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, उसने शांत होने के लिए गहरी सांस ली और आखिरकार पूछा, तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि महान स्वामी इवान ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? एलिसिया ने नाथन की ओर देखा और महसूस किया कि इस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अब आंखों को ज्यादा भर रहा था। मेरे साथ आओ, मेरे गुरु ने मुझे तुम लोगों को डार्क गिल्ड के बेस पर लाने का आदेश दिया है। डार्क गिल्ड का बेस? अमांडा और बाकी लोगों के हाव भाव बदल गए और उन्होंने उस लाइन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जहां एलिसिया ने उन्हें लो लाइफ कहा था। यहाँ डार्क गिल्ड का बेस है? नाथन ने गंभीर आवाज़ में पूछा। हाँ, मेरे मालिक ने मुझे तुम्हें वहां लाने के लिए कहा था। एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम हमें इस बेस के बारे में और बता सकते हो? क्या तुम जानते हो कि वहाँ कितने लोग हैं और उनमें से सबसे उच्च रैंक का शिकारी कौन है?
अमांडा ने पूछा क्योंकि वे पर्याप्त जानकारी के बिना वहां नहीं जा सकते थे या यह उनके लिए खतरनाक हो सकता था। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एलिसिया ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। मास्टर ने पहले ही डार्क गिल्ड के सभी शिकारियों को मार डाला है। उसने मुझे तुम्हें वहां लाने के लिए कहा क्योंकि वहां बहुत से सामान्य लोग हैं जिन्हें डार्क गिल्ड ने पकड़ लिया है। पहले ही डार्क गिल्ड के सभी शिकारियों को मार डाला है, सेबेस्टियन ने चकित स्वर में कहा। लेकिन एलिसिया और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मुड़ी और डार्क गिल्ड के बेस की ओर उड़ने लगी। मेरे पीछे आओ। नाथन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया और एलिसिया के पीछे चले गए। मिस ईव कहाँ है? मेरा मतलब है महान लॉर्ड इवान, वैलेरी ने एलिसिया के पीछे चलते हुए पूछा। मास्टर कुछ संभाल रहे हैं, एलिसिया ने पीछे देखे बिना कहा। उन्होंने कहा कि वे कुछ समय बाद डार्क गिल्ड के बेस पर आएंगे। इवान ने जब देखा कि एलिसिया किस तरह से बोल रही थी तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे हमेशा लगता था कि वह एक विनम्र लड़की है जिसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन उसने जो देखा उससे उसे संदेह हुआ कि किसी ने उसकी जगह ले ली है। उसका मुंह इतना क्रूर कब हो गया? वह घमंडी रानी की तरह क्यों व्यवहार कर रही है और सेबेस्टियन और अन्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वे जंगल के कुछ जंगली जानवर हैं जो उसके ध्यान के लायक नहीं हैं। और वह मुझे महान भगवान क्यों कह रही है? इवान को लगा कि शर्मिंदगी के कारण उसका चेहरा गर्म हो रहा है। वह वैलेरी, सेबेस्टियन और अन्य लोगों के हंसते हुए चेहरे पहले से ही देख सकता है जब वह उनसे मिलेगा। अरे, मुझे किसी और को भेजना चाहिए था, इवान ने कहा और अपना सिर हिलाया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। इसे भूल जाओ, चलो हाथ में मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इवान ने अपने छाया मरे हुओं को देखा जो कोर इकट्ठा कर रहे थे और बैठ गए। उसने एलिसिया से नाथन और अन्य लोगों को डार्क गिल्ड के बेस पर लाने के लिए कहा क्योंकि वह अभी उनसे मिलना नहीं चाहता था। वह उनसे मिलने से पहले कुछ चीज़ों को सुलझाना चाहता था। पहली चीज़ जाहिर तौर पर उसकी शैडो अनडेड थी। हालांकि नाथन और अन्य लोगों ने पहले से ही उसके कुछ शैडो अनडेड देखे थे, लेकिन उसे अपने सभी शैडो अनडेड उन्हें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वर्तमान में उसके शैडो अनडेड क्षेत्र में कोर एकत्र कर रहे हैं। अगर नाथन और अन्य लोग यहाँ आते हैं तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे अगर वे इतने सारे राक्षसों को कोर एकत्र करते हुए देखेंगे। दूसरी चीज़ जानकारी थी। नाथन और अन्य लोगों से मिलने से पहले वह काजिल से डार्क गिल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। वह एक एस रैंक शिकारी था, इसलिए इवान को यकीन था कि वह निश्चित रूप से उससे कुछ उपयोगी प्राप्त करने में सक्षम होगा। वह कालकोठरी के अंदर देखे गए पूर्ण सीलिंग गठन के बारे में भी पूछना चाहता था। इसके अलावा, हालांकि वह निश्चित नहीं था, इवान को लग रहा था कि स्टेडियम में मौजूद एस रैंक के शिकारियों में से कुछ ऐसे भी थे जो डार्क गिल्ड से जुड़े थे। उसे अभी भी वह हत्या का इरादा याद है जो उसने स्टेडियम के लिए रवाना होने से पहले सोफी और अन्य लोगों से बात करते समय महसूस किया था। उनसे मिलने से पहले सारी जानकारी एकत्र करना बेहतर है, इवान ने कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। एबिसल स्पाइडर का मामला भी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सेंट्रल सिटी के अधिकारियों को सचेत किए बिना उसके अधीन मकड़ियों की संख्या 5 मिलियन तक कैसे पहुंच गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है, इवान ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा। अचानक उसे मिराज वाइवन के बारे में याद आया जो पहले मारा गया था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि मिराज वाइवन भी अन्य शैडो अनडेड के साथ कोर एकत्र कर रहा था। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, इवान के मुंह से यह शब्द निकला जब उसने मिराज वाइवन को कोर एकत्र करते देखा। किसी कारण से इवान को लगा कि यह वाइवरन वाकई दयनीय है। उसे यह बताने का मौका भी नहीं मिला कि वह कैसे मरा, इससे पहले कि वह उसे कोर इकट्ठा करने के काम पर लगा दे। उसने एक पल सोचा और वाइवरन से यह पूछने से पहले कि वह कैसे मरा, उसे कोर इकट्ठा करने दिया। यह इतने केंद्रित चेहरे के साथ कोर इकट्ठा कर रहा है। अगर मैं इसे बीच में ही रोक दूं तो यह मेरे लिए अशिष्टता होगी, इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सोचा। ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह सिर्फ एक बेवकूफ़ बन रहा था। हालांकि ज़्यादातर कोर मकड़ियों के शवों के साथ नष्ट हो गए थे, फिर भी नष्ट हुए क्षेत्र में हज़ारों कोर बिखरे हुए थे। उसके शैडो अनडेड ने कोर इकट्ठा किए और उन्हें उसके सामने रख दिया। इवान चमकती आंखों से देख रहा था कि उसके सामने कोर का ढेर बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे कोर का ढेर बन रहा था, वह अपने प्राइम कोर की रैंक बढ़ाने के लिए मकड़ियों के शवों पर ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग कर रहा था। जब इवान ने एबिसल स्पाइडर के शरीर को अवशोषित किया तो वह निराशा में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। एबिसल स्पाइडर के शरीर से उसे जो ऊर्जा मिली वह केवल बी रैंक कोर के बराबर थी। हालांकि एबिसल स्पाइडर के शरीर की स्थिति के कारण उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह निराश था। ठीक है, मेरे पास अवशोषित करने के लिए हज़ारों शरीर हैं, मुझे उनके साथ अच्छी प्रगति करने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने बड़बड़ाया और मकड़ियों के मृत शरीर को अवशोषित करना जारी रखा। अचानक उसे याद आया कि उसके छाया भंडारण के अंदर अभी भी काजिल का शरीर है।
उसने उसका शरीर निकाला और उस पर ऊर्जा भक्षण का उपयोग किया। जैसे ही बेल ने काजल के शरीर में घुसी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर चली गई। यह ऊर्जा एबिसल स्पाइडर के शरीर को अवशोषित करने के बाद उसे प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक थी। इवान को काजल के शरीर को अवशोषित करने में 20 मिनट लगे। जब काजल का शरीर धूल में बदल गया तो इवान ने अपने प्राइम कोर की प्रगति को देखा और पाया कि उसे जो ऊर्जा मिली वह 3A रैंक कोर के बराबर थी। इस दर पर मुझे अपने प्राइम कोर के साथ A+ रैंक तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इवान ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस दौरान उसके शैडो अनडेड कोर इकट्ठा कर रहे थे। उसके शैडो अनडेड ने जो कोर इकट्ठा किए उन्होंने उसके सामने एक छोटा पहाड़ बना दिया। 5000 से ज़्यादा कोर थे और उसके शैडो अनडेड अभी भी और इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि ज़्यादातर कोर कम रैंक के थे, फिर भी वे उसके लिए उपयोगी थे। उसने शैडो स्टोरेज का इस्तेमाल किया और कोर के ढेर को अलग रख दिया। कोर को अलग रखने के बाद उसने मकड़ियों के और शरीर को अवशोषित करना जारी रखा। बिजली से होने वाले नुकसान की वजह से उसे शरीर से मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम थी, लेकिन वहाँ हज़ारों शरीर थे, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। 1 और घंटे के बाद उसके शैडो अनडेड ने आखिरकार उस इलाके से सभी कोर इकट्ठा कर लिए। इवान ने अपने सामने मौजूद कोर को देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। पिछले 5000 कोर के अलावा उसके शैडो अनडेड ने इस 1 घंटे में 3000 कोर और जमा कर लिए। इवान ने कोर को अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया और गहरी सांस ली। अब उसने काजल के शैडो अनडेड की ओर देखा जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। चलो इस डार्क गिल्ड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। काजल, इवान ने काजल को पुकारा जो आगे बढ़ा। शैडो अनडेड में बदल जाने के बाद उसने एक नया नाम मांगा, लेकिन इवान ने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसका नाम अभी भी काजल था। वह एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन क्या था, और उस कालकोठरी के अंदर एक भी राक्षस क्यों नहीं था? इवान ने वह सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। वह उस एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन की वजह से लगभग मर ही गया था, और अगर डार्क गिल्ड के लोग जब चाहें उस फॉर्मेशन को बना सकते हैं तो यह उसके लिए परेशानी भरा होगा। उसने पहले ही डार्क गिल्ड से जुड़े सभी लोगों को मारने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर वे उसे एक बार फिर एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन में फंसा देते हैं तो उसके लिए उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। मास्टर, जिस कालकोठरी में आपको टेलीपोर्ट किया गया था वह एक S रैंक कालकोठरी है। इस कालकोठरी का नाम मैरियड फॉर्मेशन कालकोठरी है और इसके अंदर 10 मंजिलें हैं। ये कालकोठरी सामान्य कालकोठरी से बिल्कुल अलग है। इस कालकोठरी की प्रत्येक मंजिल पर आपको एक अलग तरह की संरचना से निपटना होगा। चूंकि यहाँ 10 मंजिलें हैं, इसलिए आपको 10 अलग अलग तरह की संरचनाओं से निपटना होगा। पूर्ण सीलिंग संरचना इस कालकोठरी की 10वीं मंजिल पर स्थित है और इससे निपटना सबसे कठिन संरचनाओं में से एक है, काजल ने कहा और आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुक गया। इस कालकोठरी की 10वीं मंजिल को साफ करने के लिए आपको पूर्ण सीलिंग संरचना से प्रभावित होने के दौरान A रैंक के राक्षस को मारना होगा जो आपकी मुख्य रैंक को C जोड़ पर सील कर देगा। आपने कालकोठरी के अंदर कोई राक्षस नहीं देखा क्योंकि इस कालकोठरी को नेट ने सिर्फ 1 महीने पहले साफ किया था और यह अभी भी ठीक हो रही है। तो फिलहाल इसके अंदर कोई राक्षस नहीं है। रुको, इवान ने काजल को बीच में ही रोक दिया क्योंकि उसने जो कुछ कहा उसका उसे कोई मतलब नहीं था। सबसे पहले, कालकोठरी अपने आप में काफ़ी अजीब थी। एक S रैंक कालकोठरी जहां आपको संरचनाओं से निपटना पड़ता है। इवान ने इस तरह की कालकोठरी के बारे में कभी नहीं सुना। दूसरा, उसने अभी कहा कि नेट नाम के किसी व्यक्ति ने 1 महीने पहले इस कालकोठरी को साफ किया था, जिसका मतलब है कि उसने एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन से प्रभावित होने के दौरान एक A रैंक राक्षस को मार दिया था। इवान खुद भी निश्चित नहीं था कि वह A रैंक राक्षस को एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन से प्रभावित होने के दौरान मार सकता है, लेकिन काजल कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने C जोड़ रैंक तक सीमित होने के दौरान एक A रैंक राक्षस को मार दिया है। और कालकोठरी की रिकवरी के बारे में भी बात थी। एक बार जब कोई कालकोठरी साफ कर देता है तो उस कालकोठरी को ठीक होने और राक्षसों को फिर से पैदा करने में कुछ समय लगेगा। कालकोठरी की रिकवरी अवधि के दौरान कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये इवान अपने शीर्षक रूल ब्रेकर के दूसरे प्रभाव के कारण प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि अगर कालकोठरी ठीक हो रही थी तो काजल उसके अंदर कैसे घुस गया। इसके अलावा पूर्ण सीलिंग संरचना ने उसे प्रभावित क्यों नहीं किया। इवान के खिलाफ लड़ते समय काजल का कोर C जोड़ रैंक तक सीमित नहीं था, जिसका अर्थ है कि वह संरचना से पूरी तरह प्रभावित था। इवान के मन में कई संदेह थे और उसने काजल से उनके बारे में पूछा। मास्टर, इस कालकोठरी को साफ करने के बाद नेट को पुरस्कार के रूप में 3 चीजें मिलीं। काजल ने कहा, पहला तरीका लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन संरचना बनाने का था, दूसरा तरीका उस संरचना को बनाने के लिए सामग्री थी और तीसरा तरीका कालकोठरी टोकन था। उसे जो सामग्री मिली वह 3 संरचनाएं बनाने के लिए पर्याप्त थी। उसे जो सामग्री मिली उसका उपयोग करके नेट ने माइरियड फॉर्मेशन कालकोठरी की 10वीं मंजिल पर टेलीपोर्टेशन संरचना का एक छोर बनाया।
एक छोर जंगल के बीच में और शेष सामग्री का उपयोग करके एक और संरचना बनाई जो आपको सीधे कालकोठरी की 10वीं मंजिल पर भेजती थी। सामान्य तौर पर टेलीपोर्टेशन संरचना की मदद से भी किसी को सीधे कालकोठरी के अंदर टेलीपोर्ट करना असंभव होता, लेकिन नेट को मिले कालकोठरी टोकन की वजह से वह आपको सीधे कालकोठरी के अंदर भेजने में सक्षम था। ये कालकोठरी टोकन की वजह से भी था कि मैं कालकोठरी के ठीक होने के बावजूद पूर्ण सीलिंग संरचना से प्रभावित हुए बिना कालकोठरी के अंदर प्रवेश करने में सक्षम था। तो यह ऐसा ही है। इवान ने काजल की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, ये कालकोठरी टोकन कहाँ है? उसने एक पल सोचने के बाद पूछा। वह कालकोठरी टोकन एक बार इस्तेमाल होने वाली कलाकृति थी, इसलिए नेट द्वारा इस बार इस्तेमाल किए जाने के बाद ये गायब हो गई होगी, काजल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इवान थोड़ा निराश हुआ जब उसने सुना कि कालकोठरी टोकन सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली कलाकृति थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक बार इस्तेमाल होने वाली कलाकृति थी। आखिरकार एक कलाकृति जो लोगों को कालकोठरी के प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति दे सकती है, वह कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये नेट कौन है? इवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उसने इस आदमी के बारे में कुछ सुना था और यहाँ तक कि इलुसिया भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। और जिस तरह से काजल ने उसका वर्णन किया उससे वह बता सकता है कि यह आदमी सामान्य नहीं है। नेट डार्क गिल्ड का वर्तमान नेता है, वह डार्क गिल्ड के एस रैंक के शिकारियों में सबसे शक्तिशाली है। इवान की बात सुनने के बाद काजल ने कहा। डार्क गिल्ड का नेता? इवान ने काजल की बात सुनकर भौहें उठाईं। क्या तुम्हें पता है कि उसने मुझे पकड़ने के लिए डेंगॉन टोकन जैसी कीमती चीज़ का इस्तेमाल क्यों किया? मुझे भी यकीन नहीं है। काजल ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मुझे नेट से खबर मिली कि वह तुम्हें पकड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और डेंगॉन टोकन का इस्तेमाल करने वाला है। मुझे पता था कि सेरा तुम्हें पकड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि नेट भी इसमें शामिल होगा। वह आमतौर पर कम प्रोफाइल रखता है और कभी भी दूसरे लोगों के मामलों में दखल नहीं देता। ये पहली बार है जब उसने डार्क गिल्ड के किसी दूसरे सदस्य की मदद करने की कोशिश की। काजल की बात सुनकर इवान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उनके अंदर एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि यह आदमी नेट उस कुतिया की वजह से इस झंझट में शामिल हो गया, इवान ने सोचा और काजल की तरफ देखा। मुझे इस सेरा के बारे में सब कुछ बताओ। वह कौन है और मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? भाड़ में जाए इसकी माँ, हालांकि मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। इवान ने अपने चेहरे पर चौंकते हुए कहा। उसने काजल की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ पूछा, तुम बकवास नहीं कर रहे हो, है न? मास्टर, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है। इवान के गंभीर चेहरे को देखने के बाद काजल ने गंभीर स्वर में कहा। इवान ने कुछ सेकंड के लिए काजल को देखा और अंत में अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि शैडो अनडेड बनने के बाद काजल उससे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने जो बातें अभी अभी बताई थीं वे इतनी चौंकाने वाली थीं कि वह उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। और यहाँ मैं इस कुतिया की पहचान के बारे में सोच रहा था। इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और डार्क गिल्ड के अन्य एस रैंक के शिकारियों और उनके ठिकानों के बारे में कुछ और सवाल पूछे। डार्क गिल्ड के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद इवान को अचानक इन्फर्नो डेंगॉन के बारे में ख्याल आया। ये इन्फर्नो डेंगॉन क्या है जिसे तुम लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हो? डार्क गिल्ड के लोगों ने इस इन्फर्नो डेंगॉन के बारे में जानकारी छिपाने के लिए शिकारी संघ की विशेष इकाई के एक सदस्य को भी मार डाला। इवान वास्तव में उत्सुक था कि इस डेंगॉन के अंदर क्या है जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इन्फर्नो डेंगॉन? इवान की बात सुनने के बाद काजल ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने कुछ सेकंड तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इवान ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गईं और जब वह पूछने ही वाला था कि क्या गड़बड़ है तो काजल ने बोलना शुरू कर दिया। यह नरक कालकोठरी एक के रैंक फ्लोरलेस कालकोठरी है और इसके अंदर के ज्यादातर राक्षस अग्नि प्रकार के राक्षस हैं। कालकोठरी रिवहर्स्ट सिटी के जंगल में स्थित है और मुझे इसका सटीक स्थान पता था, लेकिन इसकी रैंक स्थान और इसके अंदर किस तरह के राक्षस हैं ये याद रखने के अलावा मुझे कालकोठरी के बारे में और कुछ याद नहीं है। काजल ने अनिश्चित आवाज में कहा, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तुम्हारा मतलब है कि इस कालकोठरी में कुछ खास नहीं है? इवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मेरा मतलब नहीं है। मुझे यकीन है कि इस कालकोठरी के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन किसी कारण से मुझे याद नहीं आ रहा कि वह चीज़ क्या थी, काजल ने उदास आवाज में कहा। इवान ने कुछ सेकंड के लिए काजल को देखा और उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे उसने सेंट्रल सिटी के अंदर शैडो अनडेड में बदल दिया था। अध्याय 403। डार्क गिल्ड ने उस पर कुछ तरह के प्रयोग किए और उसे एक राक्षस के साथ जोड़ दिया। वह आदमी भी काजल की तरह अपनी याददाश्त खो रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि उस आदमी ने डार्क गिल्ड द्वारा उस पर किए गए प्रयोगों के कारण अपनी याददाश्त खो दी। दूसरी ओर काजल जब जीवित था तो बिल्कुल ठीक था, तो उसने इस नरक कालकोठरी के बारे में अपनी कुछ यादें क्यों खो दी? इवान ने सोचा और हैरान हो गया।
उसने काजल की ओर देखा जो अभी भी नरक कालकोठरी के बारे में भूली हुई चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। चूंकि तुम्हें नरक कालकोठरी का स्थान पता है, इसलिए हमें बस वहां जाकर खुद ही इसकी जांच करनी है, इवान ने कहा और मिराज वायवन की ओर देखा। उसने काजल को वापस अपने शैडो स्टोरेज में बुलाया और मिराज वायवन से पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। उसकी मौत का कारण जानने के बाद इवान खुद को थोड़ा दोषी महसूस करने से नहीं रोक पाया। पता चला कि एडम, रॉकी और मिराज रेवहर्स्ट सिटी के जंगल में नरक कालकोठरी की तलाश कर रहे थे। जब वे उड़ रहे थे, अचानक एडम और मिराज की रैंक बढ़ने लगी और वे ए रैंक के शिखर पर पहुंच गए। ये स्पष्ट रूप से इवान के ग्रोथ लिंक कौशल का प्रभाव था। यह अच्छी बात थी कि उनकी शक्ति बढ़ गई, लेकिन समस्या ये थी कि जब उनकी रैंक बढ़ी और जंगल में ऊर्जा में उतार चढ़ाव फैल गया, तो इसने ए जोड़ रैंक वाले लाइटनिंग ईगल का ध्यान आकर्षित किया जिसने उन पर हमला कर दिया। रॉकी लाइटनिंग ईगल के अचानक हमले से क्रोधित हो गया और उसे बुरी तरह पीटा। जब रॉकी उसे मारने ही वाला था, लाइटनिंग ईगल ने आत्म विनाश कौशल का इस्तेमाल किया और उसका शरीर बिजली के तूफान में फट गया। एडम ने खुद को बचाने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर का इस्तेमाल किया, जबकि रॉकी ने भी खुद को बचाने के लिए अपने रक्षात्मक कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन वे दोनों मिराज के बारे में पूरी तरह से भूल गए, जिसके पास किसी भी तरह का रक्षात्मक कौशल नहीं था। हालांकि एक वाइवरन के रूप में इसकी रक्षा काफ़ी अधिक थी, फिर भी यह ए+ रैंक के राक्षस की आत्म विनाशकारी ऊर्जा को संभालने में सक्षम नहीं था और मर गया। मिराज की दुखद कहानी सुनने के बाद इवान को इस बेचारे वाइवरन पर और भी अधिक दया आ गई। उसने मिराज के सिर को थपथपाया और चुपचाप उसे सांत्वना दी। उसने मिराज से वादा किया कि वह एडम और रॉकी को उनके छोटे भाई की देखभाल न करने के लिए दंडित करेगा। 1 मिनट तक उसे सांत्वना देने के बाद इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग किया और रॉकी और एडम से संपर्क किया। पहले उसे इन्फर्नो डंगोन का सही स्थान नहीं पता था, लेकिन अब जब उसके पास काजल की छाया मरे हुए थे तो चीज़ें पूरी तरह से अलग थीं। उसने एडम और रॉकी को इन्फर्नो डंगोन का सही स्थान बताया और उन्हें वहां जाने के लिए कहा। हैरानी की बात यह है कि वे दोनों इवान द्वारा बताई गई लोकेशन के बहुत करीब थे और उनके अनुसार वे वहां मात्र 2 या 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। इन्फर्नो डंगोन की लोकेशन बताने के बाद इवान ने एबिसल स्पाइडर को बुलाया। एबिसल स्पाइडर और सेंट्रल सिटी के अधिकारियों के बीच हुए समझौते के अनुसार उसके अधीन मकड़ियों की संख्या 2 मिलियन से अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन इवान ने कुल मिलाकर 6 मिलियन से अधिक मकड़ियों को मार डाला। सेंट्रल सिटी के अधिकारियों को उसके अधीन मकड़ियों की संख्या के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके अधीन मकड़ियों की संख्या जानने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये दुनिया वाकई गंदगी से भरी है, इवान ने बड़बड़ाते हुए एबिसल स्पाइडर को देखा। तो मिस स्पाइडर, अब आपकी बारी है, मुझे बताएं कि आपके अधीन मकड़ियों की संख्या को छिपाने में आपकी मदद कौन कर रहा था।